आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द पीपल नो मी। मैं काफ़ी समय से सेशंस कर रहा हूँ, बट जो लोग नए हैं उनके लिए ब्रीफ दे दूँ। मैं मुंबई से हूँ, मेरा पूरा नाम दीपक पांडे है। मैं एक कंपनी चलाता हूँ स्मार्ट सुपरवाइज़र ऐप करके, जहाँ पे मैं प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज़ को हेल्प करता हूँ उनके ऑपरेशंस में, प्रॉफिट्स में, टेक्नोलॉजी की मदद से। और ये मैं पिछले 4-5 सालों से कर रहा हूँ। 1 सेकेंड, यस। मैं ये पिछले 4-5 सालों से कर रहा हूँ। और जो सेशंस अभी हम ले रहे हैं, ये कोई पेड सेशन नहीं है। ये एक तरीका है नॉलेज को शेयर करने का। जो नॉलेज मुझे आपसे मिलता है, मैं बाकी लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और ये प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप हमने बनाए इसलिए है क्योंकि आज के दौर में जितना कंपटीशन है मार्केट में, लोग अपने अपॉर्चुनिटीज़, अपने चैलेंजेस, अपने प्रोसेसेस को शेयर नहीं करते। तो जितना उससे फ़ायदा होता है कि आपके जो सालों का अनुभव है उसको, उसके से जो आप प्रॉफिट कर पाते हैं, उतना नुकसान भी होता है। हमें पता नहीं चलता कि मार्केट में चल क्या रहा है इस समय। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म से बेनिफिट ये होता है कि हमें काफ़ी कुछ सीखने मिल जाता है दूसरे एजेंसीज से। विद दैट इंटेंशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर है, टर्नओवर के ऊपर नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि टर्नओवर आपका जो भी लेवल पे है, वहाँ से प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाए। एंड ऑफ द डे आप जो घर लेके जाते हो पैसा, वो आपका प्रॉफिट होता है, राइट। फोकस हमें वहाँ पे करेंगे सेशन में। बहुत से ऐसे सेशंस हम कर चुके हैं जहाँ पे हमने सेल्स के ऊपर बात किया है, नए क्लाइंट कैसे ऐड किया जाए, दूसरे बिजनेसेस कैसे स्टार्ट किया जाए जो इसी से रिलेटेड है, वो सभी चीज़ें। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट पे बात करेंगे। जो मेरा पहला सुझाव सभी के लिए है वो गार्ड्स को रिटेन करने को लेके है। हमारे बिजनेस में जो मेन प्रोडक्ट है जिसकी वजह से हम जो बिजनेस हम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स को डिप्लॉय करते हैं, बाउंसर्स को करते हैं, जो भी स्टाफ है वो मैन पावर है 90-95%। तो हमारा मेन जो प्रोडक्ट है वो सिक्योरिटी गार्ड है। और अगर वही बार बार चेंज होगा तब बहुत मुश्किल है एक बड़ी कंपनी बनाने में। आपके पास आपके मिड लेवल मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, गार्ड्स मोर और लेस 50% से ज़्यादा 2 साल, 3 साल, 4 साल इस लेवल के होने चाहिए। तब पीस ऑफ माइंड के साथ आप नए साइट्स भी ले सकते हो और अपने कंपनी में प्रॉफिट भी टेस्ट कर सकते हो। अगर आप सोचोगे सब पैसे के ऊपर होगा कि इतना पैसा दिया और सामने लोगों रख लिया, दूसरा आया उसको पैसे दिए और रख लिए, तो एक्चुअल में हम लॉस करेंगे लॉन्ग टर्म में। उसका मैं एग्जाम्पल भी आपको दे दूंगा क्योंकि उसमें ये दो इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे जैसे कि एक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, एक प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री, दोनों जगह पे टर्नओवर बहुत ज़्यादा है गार्ड्स के चेंज होने का, स्टाफ के चेंज होने का। और इसी वजह से बहुत सारी रेस्टोरेंट एजेंस जो हैं वो बंद हो जाते हैं 1 साल में। सिक्योरिटी सस्टेन कर जाता है बिकॉज ऑफ डिमांड, बट प्रॉफिटेबिलिटी जल्दी दिखता नहीं है अगर इसी तरह से हम हमारे गार्ड्स चेंज होते रहेंगे, राइट। सो इम्पॉर्टेंट है कॉस्ट सेविंग के लिए। ट्रेनिंग कॉस्ट मैं देखता हूँ मिड साइज कंपनी से लेके बड़े साइज कंपनी ट्रेनिंग कॉस्ट में इन्वेस्ट करते हैं। स्मॉल साइज स्टार्टअप्स फिर भी नहीं करते, पर ये कॉस्ट है, एक खर्चा है लोगों को बताने का कि आपको क्या काम करना है, राइट। जो हमें दिखता नहीं है, जो क्लाइंट हमें पे नहीं करता। और हमारे अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक एक्स अमाउंट आपको दिखेगा जो आपको ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट में लगता है। बाइक पे बिठा के एक बंदे को एक साइड से दूसरे साइड ले जाना, उसको नई यूनिफॉर्म इशू करना, और ये सब करने के लिए एक अलग से आदमी रखना, ये सब एक कॉस्ट है जिसका कॉस्ट क्लाइंट हमें नहीं देता। तो ये जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा आप ग्रो कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ नए क्लाइंट्स भी बनेंगे, गार्ड्स भी रेगुलर रहेंगे, रिटेन कर पाएंगे। और ये जो कॉस्ट होता है दिन भर फायर फाइटिंग करने का, वो कम होगा आपका। अब इसको किया कैसे जाए कि आपके जो गार्ड्स हैं वो रिटेन हो, क्योंकि हम डायरेक्टली उनको एम्प्लॉय नहीं करते, यानी कि वो हमारे कंपनी में डायरेक्टली एज सच वो आपके साइट पे एज अ सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। आप एक एजेंसी हो, आप उसको डिप्लॉय करते हो क्लाइंट साइट पे। तो हर एक क्लाइंट का रेट अलग है, लोकेशन अलग है, काम करने का तरीका अलग है, इंडस्ट्री अलग है। तो उसके बेसिस पे सिक्योरिटी गार्ड्स को आपको एम्प्लॉय करना पड़ता है। और जो सैलरी है वो क्लाइंट जो आपको देगा उसमें आपको अपना मार्कअप लगा के आपको सामने वाले को पे करना है। यानी कि हर साल आपका 5%, 10% सैलरी बढ़ेगा नहीं कई जगहों पे। तो मॉनेटरी बेनिफिट से आप अपने गार्ड्स को रिटेन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे आपके पास सुपरवाइज़र मैनेजर है और सुपरवाइज़र या मैनेजर बोलता है सर मैं मेरे खर्च बहुत बढ़ गया, मैं अगले महीने से नहीं आ रहा हूँ, तो 200-500 रुपया आपके पास वो राइट्स है, आप उसको बढ़ा के रिटेन कर सकते हो।
अगर कॉस्ट उसका एक मेजर प्रॉब्लम है तो सैलरी। बट अगर वो प्रॉब्लम नहीं है तो जितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको अपनी जेब से आप पैसा नहीं दे सकते हो, तो ये आपके हाथ वहाँ पे बंधे हुए हैं। ठीक है, जब ऐसा है तो ऐसा क्या करें जिससे बिना पैसा खर्च करें हम लोगों को रिटेन कर पाएँ, राइट। इसमें से हमें क्या करना है, हमें एक पेन एंड पेपर लेके रखना है, ताकि आपको आइडियाज़ तो बहुत सारे यहाँ पे मैं दे दूंगा, आपको एक या दो पिक करना है जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आने वाले महीने में, मे बी अप्रैल में, जून, जब भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकें, राइट। तो ये आइडियाज़ को थोड़ा सा नोट करना है इन टर्म्स ऑफ कौन सा हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को एक प्रोसेस बनाना है, रैंडम नहीं रखना है। कंपनी जैसे चलती है, प्रोसेस होता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट बनता है, आपको रिन्यूअल होता है, एक प्रोसेस होता है हर जगह पे। भले हम एज अ प्रोप्राइटर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें आगे तक जाना है तो प्रोसेस को पहले दिन से हमें रखना पड़ेगा वहाँ पे। तो पहला चीज़ क्या है, वी हैव टू रिवॉर्ड स्टार्टिंग, वी हैव टू स्टार्ट रिवॉर्डिंग आर सिक्योरिटी गार्ड्स इन पब्लिक। अगर सिक्योरिटी गार्ड कुछ खराब कर रहा है तो हम उसको डांटते भी हैं, उसको फाइन भी लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसके लिए कोई रिवॉर्ड नहीं होता। तो आप देखिए, सोचिए थोड़ा सा कि अपने कंपनी में किस किस चीज़ पे रिवॉर्ड दे सकते हैं। अगर आप क्विकली, अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ है तो चैट में लिखिए, लेट्स सी। एक दो आइडियाज़ मैं आपको दे दूंगा, बाकी आप चैट्स में लिखिए क्या रिवॉर्ड दे सकते हैं। नॉन मॉनेटरी, पैसे यहाँ खर्च नहीं करने, वो हमारे इसमें स्कोप में नहीं है, हम बहुत पैसे खर्च नहीं कर सकते। हाँ जी, अपने बिजनेस के बारे में बात हो रहा है, सिक्योरिटी बिजनेस के बारे में ही। सो अगर आपको अपने गार्ड्स को रिवॉर्ड करना है, किसी चीज़ में अवार्ड देना है, रिवॉर्ड करना है, रिकग्नाइज करना है, तो क्या क्या तरीके हैं। गिफ्ट दे सकते हैं, बहुत बढ़िया। उसकी एक टाइमिंग रख सकते हैं, दिवाली पे जैसे हम मिठाई देते हैं, हम करते हैं, लेकिन हमें थोड़ा फिर सिस्टम में नहीं है कि कब देना है कब नहीं देना है, राइट। तो एक गिफ्ट हो गया। उसके बाद बर्थडे सबका आपके पास अवेलेबल होता है, बिकॉज आपका उनका उनके पास उनका पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, इंक्लूडिंग फैमिली मेम्बर्स का बर्थडे है। अगर आप अपने स्टाफ को बिठा के एक लिस्ट बनाएं, ये 31 जाने दीजिए, पूरा महीना क्लोज होने दीजिए, 2 दिन 3 दिन का काम रहेगा। अपने डेटा बेस में से सभी सिक्योरिटी स्टाफ और उनके फैमिली मेम्बर्स का, जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चे हैं, वाइफ हैं और मम्मी डैडी हैं, अगर वहाँ तक जाना चाहते हैं, नहीं तो सिक्योरिटी गार्ड तक आप स्टार्ट कर सकते हैं। उन सबका नाम, मोबाइल नंबर और बर्थ डेट निकाल लीजिए आप। उसको फिर फिल्टर कर लीजिए कंप्यूटर में, जनवरी से लेके दिसंबर तक। और जिस भी दिन आपको पता चलेगा कि इस दिन 2 लोगों का बर्थडे है, 3 लोगों का बर्थडे है, उसके लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्राफ्ट करके उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं। या फिर एक वो तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, हम बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं अपने कंपनी में, अलग अलग जगह पे। एक कंपनी क्या होता है, एक साइट स्पेसिफिक होता है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो। एक इमेज बनाइए, कई लोग मालूम है व्हाट्सएप पे अपनी इमेज डालते हैं अपने कंपनी के बारे में, नीचे अपना फोटो होता है, अपना नाम होता है, और ऊपर मे बी रिपब्लिक डे है तो वो डाल दिया, कोई फेस्टिवल है तो वो फोटो डाल दिया। वैसे ही सिक्योरिटी गार्ड का वहाँ पे फोटो, नाम, लोकेशन डाल के उसको बर्थडे विश किया जा सकता है। पैसे इसमें कितने लगेंगे, ज़ीरो। अच्छा कितना फील होगा सामने वाले को, आप खुद ही जानते हैं, जब भी कोई बर्थडे विश करता है और प्लस ऑर्गेनाइजेशन में होता है, और जो मैनेजर लेवल का है, जो आपके हेड ऑफिस में काम करता है, उसका बर्थडे आएगा, तो आपको क्या करना है बाय डिफॉल्ट। क्या ये मेरी ड्राइंग खराब है, लेकिन चैट में लिखिए, ये कर सकते हैं। पैसे लगते हैं इसके ज़्यादा नहीं, पर ये आपके मूड पे डिपेंड नहीं होना चाहिए कि किसका बर्थडे मनाना है या नहीं मनाना है। ये प्रोसेस है, कंपनी की पॉलिसी है। क्योंकि जब आप किसी कंपनी में अगर काम करने जाते हैं तो आपको भी लगता है कि ये पॉलिसी तो मेरे साथ भी ऐसे ही होना चाहिए, मेरा बर्थडे है तो मेरे लिए भी केक कटना चाहिए। तो ये अगर पॉलिसी में डालेंगे तो आप ये कर सकते हैं, इससे लोग रिटेन होते हैं, एक फैमिली, एक बॉन्डिंग तैयार होती है। रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, मैंने कई ऑफिसेज में गया हूँ, वहाँ के ओनर से लेके जितने स्टाफ होते हैं, उनके बात करने का तरीका वही जानते हैं। ठीक है, हम छोटा लाला कंपनी नहीं चला रहे हैं। अगर वो चलाना है तब तो बात अलग है, चाहे जो है हम खुद से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंपनी चलाना है, आपको कंपनी बनानी है, तो एक रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिविटी ना बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। अगर मार्केट में स्प्रेड होगा कि एजेंसी के ओनर या फिर स्टाफ इस तरह से हैं, रिस्पेक्ट नहीं है, डिग्निटी नहीं है, तो वो स्प्रेड होता है जल्दी।
और घुमा फिरा के वही लोग आपके पास काम करेंगे पर्टिकुलर एरिया में। तो कंपनी की ब्रांडिंग क्या होती है, डाउन हो जाती है। सब पैसे के लिए जॉब नहीं छोड़ के जाते हैं। उनको अगर रिस्पेक्ट मिलेगा, उनको आप अच्छे से ट्रीट करोगे तो भी वो होता है। तो यहाँ पे आपको रूल बनाना है कि कोई भी बदतमीजी से बात नहीं करेगा, बिना मतलब के। हैबिट नहीं बनाना है ये। ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा जब तक वो काम का चीज ना हो। ऊंची आवाज में बात करना है तो बाहर जाके बात करेगा। किसी को डांटना है तो पब्लिक में नहीं डांटेगा, इंडिविजुअल जाके डांटेगा। बना सकते हैं पॉलिसी, लिख सकते हैं पेपर पे, जिसमें आप भी लागू करें, आपकी स्टाफ भी लागू करें। अगर आप एक दो एजेंसी टीम के साथ काम करें तब तो ठीक है, लेकिन यही टीम आपकी बढ़ेगी आने वाले 5 साल 10 साल में। तो सबको जाके आप नहीं बोल सकते कि भैया ऐसे करो वैसे करो। एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी पेपर पे, फिर वो पॉलिसी धीरे धीरे अपडेट होगा। तो रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी डे वन से, कोई पैसे नहीं लगते, सिर्फ पॉलिसी बनाना है। और पॉलिसी कैसे रहेगा, जैसे मैंने कहा, ऊंची आवाज में बात नहीं करना है। बात करना है तो बाहर जाके बात करिए सबके सामने, किसी को डांटिए मत। पब्लिक में किसी को ह्यूमिलेट मत कीजिए। गलती होती है स्टाफ से तो बाहर जाके इंडिविजुअल में जाके उसको डांटना है। अप्रिशिएट पब्लिक में करना है, डांटना इंडिविजुअल। पॉलिसी होना चाहिए, जो इसका उल्लंघन करेगा उसको हम अलग से पनिश करेंगे। राइट। स्टार्ट बिल्डिंग कनेक्शंस। एक स्टाफ रख लीजिए अपने एचआर में, और कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखिए। यानी कि नॉर्मली प्रॉब्लम क्या होता है, टेल यू। ये आपका राउंडर, ये आप हो, ये आपका राउंडर है, और ये आपके गार्ड्स हैं। ये जिस तरह से बिहेव करेगा उस तरह से ये बिहेव करेंगे। ये आपको बताएगा सब अच्छा अच्छा, तो आपको लगेगा सब अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे लेयर आ गया है एक कम्युनिकेशन का। आपको डायरेक्टली ग्राउंड से फीडबैक नहीं मिलता कि हो क्या रहा है। और ये लेयर बढ़ते जाएगा समय के साथ साथ, जैसे जैसे आपकी कंपनी बड़ी होती जाएगी और लेयर आते जाएंगे। तो आपको एज अ पॉलिसी, एज अ बिजनेस, आपको ओपन कम्युनिकेशन रखना है। एक ऐसा मोबाइल नंबर या एक ऐसा व्हाट्सएप नंबर जहाँ पे कोई भी कुछ भी टाइप करके भेज सकता है। चाहे सैलरी की तकलीफ हो, चाहे कोई डांट रहा है, कोई गलत बिहेव कर रहा है, कुछ भी है, अपनी तकलीफ बताने का एक तरीका ओपन होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर छोटे छोटे चीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे एज अ ओनर। राइट। आप उसमें से चूज करेंगे कि किसको किस में इन्वॉल्व होना है, किसको रख देना है अपने स्टाफ के लिए जो इसको हैंडल करेगा। बट पता आपको सब होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 150 स्टाफ के साथ आप सोच सकते हो ठीक है, एक दो जन ने कुछ गलती किया, चलो ठीक है। जब ये 500 स्टाफ हो जाएगा, 1000 स्टाफ हो जाएगा, और इस तरह का कम्युनिकेशन गैप होगा, तो बिजनेस अप्स एंड डाउन हो जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे इशू आ रहा है। क्लाइंट हम ला रहे हैं मेहनत से, और क्लाइंट अब हम छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, या फिर गार्ड छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। राइट। तो ये प्रोसेस कैसे करेंगे हम, ये प्रोसेस इंप्लीमेंट करने के लिए, लेट मी सी। ओके। ये प्रोसेस इंप्लीमेंट करने के लिए सिंपल सा ये है। आप एक व्हाट्सएप नंबर बना लीजिए, और अपने आईडी पे अपने जो भी कम्युनिकेशन होता है व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, गार्ड्स कंप्लेंट, स्टाफ कंप्लेंट, सजेशन, और उसको रख दीजिए। आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में देखते हैं बॉक्स होता है, बैंक में बॉक्स होता है सजेशन बॉक्स। वो सजेशन बॉक्स वहाँ के मैनेजर ही ओपन करते हैं। और ऐसा नहीं कि हर सजेशन पे एक्शन भी लिया जाएगा, बट एक ओपन कम्युनिकेशन है, फ्रस्ट्रेशन निकालने का तरीका है। तो वहाँ पे आप फॉर्म भर के ड्रॉप बॉक्स में डाल देते हैं। आप सोशल मीडिया में जाके या वीडियो बना के बैंक के बारे में गलत नहीं बोलते हैं। अगर वो डब्बा नहीं मिलेगा, उस पर एक्शन नहीं होगा, तो आदमी दूसरे चैनल्स का यूज़ करेगा अपने फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्ड कनेक्शन विथ योर स्टाफ। राइट। एक तरीका मैंने बता दिया व्हाट्सएप वाला। इफ़ यू हैव एनी अदर तरीका, यू कैन पुट इट इन द चैट। उसके बाद एक्स्ट्रा फैसिलिटी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे नॉन कंप्लायंस बहुत चल रहा है, जो धीरे धीरे कम हो रहा है, बिकॉज इंडस्ट्री चेंज होती है। कभी मैं अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज बन रहा है, तो इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ चेंजेस आते हैं, और हर क्लाइंट कंप्लायंट नहीं है। राइट। तो आप क्या कर सकते हो, उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हो, वर्कमैन कंपनसेशन, जिसके प्रीमियम्स बहुत ही कम होते हैं, और जो आपकी लायबिलिटी बचाने के लिए बहुत ही अ, अच्छा टूल है, अच्छा एक मेथड है। ग्रुप इंश्योरेंस होता है, पैन कार्ड अपडेट करने की सर्विस, आधार अपडेट करने की सर्विस, बैंक अकाउंट ओपन करने की सर्विस पुराने एम्प्लॉयज़ को दिया जा सकता है। ये सब वैल्यू एडिड सर्विसेज हैं, ये सब ऑनलाइन होता है। अगर आप चाहें तो ये दे सकते हैं, अदरवाइज ये तो मस्ट है। भले सोसाइटीज़ में जहाँ पे एस आई सी पी एफ नहीं है, पर ग्रुप मेडिकल आपको करके देना है हमको।
तो जो भी स्टाफ मेरे उधर काम करेगा उसके लिए ग्रुप मेडिकल हमारे तरफ से, उसके और उसकी फैमिली के। करेक्ट। ये क्या हो गया, नॉन मॉनेटरी हो गया, इसमें पैसे खर्च ज़्यादा नहीं हो रहे, लेकिन आपको गार्ड्स रिटेन करने का तरीका मिल रहा है। ठीक है, इसको और थोड़ा चेंज करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसमें से एटलीस्ट एक पॉइंट पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करिए। तो जो मैं 4-5 आपको पॉइंट्स दिखाऊंगा, आपको सभी पे एक्शन नहीं लेना है, बट एक पे एक्शन लेना है और उसके रिजल्ट का वेट करना है कि उसका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेकेंड, जो हमारे ओल्ड क्लाइंट हैं उनको रिटेन करना है हमें। जितने शिद्दत से, जितनी मेहनत से हम नए नए क्लाइंट ढूंढते हैं ना, सोशल मीडिया पे जाके किसी के थ्रू, पहचान वाले के थ्रू मिलना, मार्केटिंग करना, कोल्ड डोर टू डोर जाना, या कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड मेलिंग, एडवर्टाइज रन करना, जो भी काम हम करते हैं, ये जितने शिद्दत से करते हैं उतने ही शिद्दत से हमें ओल्ड क्लाइंट को रिटेन करना है। क्योंकि उसको रिटेन करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसका जो कॉस्ट है नए क्लाइंट लाने का, अगर फॉर एग्जांपल आपने एक सेल्स वाला रखा, एक कॉस्ट निकालते हैं कितना खर्च आता है क्लाइंट आने पे। अभी आप कर रहे हो तो आप अपना कैलकुलेट नहीं कर रहे हो कितना सैलरी है आपका, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एज्यूम करते हैं कि आपने एक 15,000 में एक स्टाफ रखा जिसको गैस उसका पैसा वगैरह दे के, पेट्रोल का दे के 20,000 आपका खर्च होता है। ठीक है, अब ये स्टाफ 20,000 वाला स्टाफ 3 महीने के लिए काम करता है आपके पास, आपने खर्चा किया 60,000 रुपया। ठीक है, मार्केटिंग का खर्चा बाकी सब मैं साइड कर देता हूँ। अभी 60,000 वाले बंदे ने 3 महीने में एक साइट लेके आया है जहाँ पे 10 स्टाफ लगेंगे। तो आपका एक क्लाइंट एक्वायर करने का कॉस्ट कितना है, एक क्लाइंट फॉर 10 स्टाफ, एक क्लाइंट एक्वायर करने का खर्चा है 60,000 रुपया। ये आपका कॉस्ट है टू एक्वायर वन क्लाइंट। अब ये कॉस्ट आपका सिंक कॉस्ट है। सिंक कॉस्ट क्या होता है कि हो चुका है, मतलब कल क्लाइंट हमें छोड़ के चले जाए एक ही दिन में, बोले भाई हमको आपकी सर्विस नहीं जमी, तो भी आपका 60,000 रुपया खर्चा होना ही होना है, सैलरी दे ही दिया आपने। 1 महीने बाद जाए तो भी 60,000 खर्चा होना है, 1 साल बाद जाए तो भी सेम है, और 10 साल बाद जाए तो भी सेम है। तो आपको रिटेंशन पे ध्यान देना है। कैसे देना, कुछ मैं आपको पॉइंट्स दूंगा, उसमें से 1-2 इंप्लीमेंट करिए, तो आपका जो कॉस्ट होता है वो कम होता है रिटेन करने में। सेकेंड, लाइफ टाइम वैल्यू हम बहुत बार कैलकुलेट नहीं करते हैं। कई बार आते हैं कि क्लाइंट को इशू आया, लगा ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्लाइंट को बोला ठीक है कोई बात नहीं, आपका आपका टेक है, आप हटा दीजिए एजेंसी। लाइफ टाइम वैल्यू कितना है, अगर एक साल में एक क्लाइंट आपको 10,000 बना के दे रहा है, कैलकुलेशन के लेते हैं, तो 2 साल में कितना देगा, और वही क्लाइंट अगर 10 साल तक कंटिन्यू रहेगा कितना देगा। एफर्ट कितना लग रहा है सिर्फ मेंटेन करना है उसको। तो जितने क्लाइंट ऐड करने वाले हो उससे ज़्यादा मेहनत क्या करना है, और मेहनत मतलब सिर्फ कहने के लिए नहीं, प्रोसेस बनाना है कि पुराने क्लाइंट को रिटेन कैसे करना है। तभी ही प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ हम जा सकते हैं, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ है। राइट, कैसे करेंगे इसको। सबसे इंपॉर्टेंट, ओनर टू ओनर कम्युनिकेशन प्रोसेस स्ट्रांग होना चाहिए। हम एक बार प्रेजेंटेशन देते हैं, साइट एक्वायर करते हैं, और उसके बाद अपने मैनेजर सुपरवाइजर के ऊपर छोड़ देते हैं। दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। ओनर टू ओनर कम्युनिकेशन होगा। एक तरीका उसका कैसे है कम्युनिकेट करने का, हर महीने आपका एक ईमेल जाएगा आपके ईमेल आईडी से फीडबैक के लिए डायरेक्ट ओनर को। अगर एक कंपनी में एक ओनर है तो एक मेल जाएगा, अगर उसमें मल्टीपल डिसीजन मेकर है, यानी कि 2 ओनर है, 3 ओनर है, 4-5 डिसीजन मेकर है, सभी को सीसी करके आपका मेल जाएगा। मेल में क्या लिखा होगा, एक लाइन में फॉर एग्जांपल बिल के बाद आप भेज रहे हो तो आप लिखोगे रिस्पेक्टेड सर, होप आपको बिल मिल गया है एंड इट्स प्रॉपर। ये अच्छा टाइम है आपसे फीडबैक लेने का, आप बताइए मार्च महीने में, अप्रैल महीने में हमारा फीडबैक कैसे है। कितने लोग ऐसे मेल भेजते हैं फीडबैक के लिए अपने आईडी से, कोई ऐसे ट्राई करा है, किसी ने कुछ रिजल्ट आया किसी को, चैट में लिखे येस और नो। मैं उसका सीक्वेंस बताता हूँ कि फ़ायदा क्या होगा उससे आपको। ओके, इससे फ़ायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। पॉसिबिलिटीज़ देखिए, ठीक है, आपने मेल भेजा, ईमेल भेजा, सामने वाले पास रिसीव हुआ, उसने रिस्पॉन्ड किया, यहाँ पे रिसीव हुआ, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। रिसीव करने से
और रिस्पॉन्ड नहीं करने से ओनर के दिमाग में आ जाएगा कि जो सिक्योरिटी एजेंसी का ओनर है वो मुझे हर महीने, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, हर महीने पूछता है कि सर सर्विस कैसी है। वो रिप्लाई नहीं करता, वो अलग बात है, पर मेल डिलीवर होता है। रिप्लाई करने पे दो ऑप्शन आएगा, 80% शायद नेगेटिव आए, 20% शायद पॉजिटिव आए। नेगेटिव आने के चांसेस ज़्यादा है, सर्विस इंडस्ट्री है, कितना ही कर दो लोग कम खुश रहते हैं, बहुत खुश बहुत कम लोग मिलेंगे। हम क्या करते हैं, इससे डरते हैं 80% से, नेगेटिव आएगा तो क्या करेंगे। इसका फ़ायदा मैं बताता हूँ आपको कैसे लेना है। आपने क्या किया, फीडबैक के लिए फॉर्म भेजा अपनी ईमेल आईडी से, मल्टीपल, जैसे आपके पास 10 क्लाइंट हैं तो पूरे साल में आप 12 ईमेल भेजोगे, टोटल मतलब 120 ईमेल भेजोगे। 120 बार आप पूछोगे लोगों से कि हमारी सर्विस कैसी है, बता दीजिए आप। चाहे तो फॉर्म अटैच कर दीजिए या फिर मेल पे रिप्लाई। फॉर्म अटैच करेंगे तो इजी हो जाएगा, जिसमें एक दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, विजिटर्स के बारे में, यूनिफॉर्म के बारे में, और एब्सेंटिज्म के बारे में, दो तीन चीज़ें, प्रोफेशनलिज्म के बारे में, राइट। अब 80% आपको समझो, यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव, यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव, यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव। जैसे पॉजिटिव आए क्या करोगे, आप तुरंत फ़ोन उठाओगे या उनसे मीटिंग करोगे और उनसे क्या मांगोगे, रेफरल। सर आपको हमारी सर्विस अच्छी लगी, आपने जस्ट बताया मुझे, क्या आप मुझे किसी सिमिलर क्लाइंट को रिफ़र कर सकते हैं। रेफरल या इंट्रोडक्शन हमको मिला सकते हैं, मतलब उनको आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस की ज़रूरत अभी नहीं है, बट वो खुश है आपके सर्विस से, उन्होंने बताया है फॉर्म भर के, तो आप क्या कर सकते हैं, उनसे तुरंत रेफरल मांग सकते हैं। तो ये आपका ट्रिगर पॉइंट हो जाएगा हर महीने। यानी कि अगर 100 क्लाइंट को आप भेज रहे हो, 100 में से मे बी 20 क्लाइंट आपको रिप्लाई कर रहे हैं, 20 में से 15 ने नेगेटिव दिया, 5 ने पॉजिटिव दिया, तो 5 लोगों को आप पूछ सकते हो, सही समय है रेफरल मांगने का। तो काम क्या होगा आपका, बढ़ेगा यहाँ से। नेगेटिव में क्या होगा, वो स्पेसिफाई करेगा कि नेगेटिव क्या है। यहाँ पे डबल मेहनत से काम करना है। तो फॉर एग्जाम्पल अप्रैल मंथ में आपने, ठीक है, अप्रैल मंथ में आपने फीडबैक लिया, वो नेगेटिव था, तो मई मंथ में जब आप इसको सेकेंड फीडबैक लोगे, उसके पहले वो उस नेगेटिव को सॉल्व कर देना है। और मैं वापस से रिपीट करता हूँ, ओके, लेट मी डिलीट दिस। यहाँ तक समझ गए इसका फ्लो, ओके। तो हमारे पास 80% क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था, और 20% पॉजिटिव आ रहा था, ठीक है। 80% में क्या हुआ, अभी दो तरह के कंप्लेंट्स होंगे, एक जो फिक्स किया जा सकता है, एक जो फिक्स नहीं किया जा सकता। जो फिक्स किया जा सकता है वो आप प्रोसेस में इंप्लीमेंट करके उसको फिक्स कर दोगे। जैसे गार्ड्स की स्लीपिंग प्रॉब्लम आ रही है, स्टाफ लेट आ रहा है, बहुत बार स्टाफ चेंज हो रहा है, स्टाफ क्लाइंट कह रहा है कि हमें यंग स्टाफ चाहिए, ये सारी चीज़ें जिसको आप फिक्स कर सकते हो। फिक्स करने के बाद वापस से आपको उनको ईमेल करना है या फिर कॉल करके बताना है कि सर आपका जो फीडबैक था मंथ ऑफ मार्च वो हमने फिक्स कर दिया। क्लाइंट रिप्लाई करे ना करे, कम्युनिकेशन हमारे साइड से प्रोसेस होना चाहिए, राइट। और यहाँ पे जो फिक्स नहीं कर सकते वो हम क्लाइंट को प्रॉपरली समझाएंगे, और नहीं समझेगा तो उसमें कुछ हम कर नहीं सकते। इसमें बहुत से ऐसे कम चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बहुत कम पैसे में दिया और उनको चाहिए कि हमें पढ़ा लिखा इंग्लिश बोलने वाला स्टाफ चाहिए, बोले सर नहीं दे सकते, मैं चाह के भी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि रेट उसके साथ मैच ही नहीं करेगा, करंट मार्केट में ये रेट है। तो यहाँ पे आप अपने जेब से, जस्ट बिकॉज मुझे क्लाइंट को खुश करना है, अपने जेब से पैसा दे के किसी को हायर नहीं कर पाओगे। तो ये यहाँ पे आप चीज़ें वर्बली कम्युनिकेट करोगे, वर्बली, पर ये प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है, राइट, बहुत ज़रूरी है प्रोसेस होना। इससे बेनिफिट ये होगा कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपके पास फीडबैक आएगा। आपके पास 20 क्लाइंट है जैसे मैंने कहा, 12 ये होंगे तो 240 आपके फीडबैक फॉर्म जाएंगे पूरे साल में। 240 में से एटलीस्ट आपको 40-50 मीटिंग्स बुक हो जाएंगे आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ, ठीक है। और आपके क्लाइंट ही आपको और क्लाइंट ला के देंगे कंपेयर टू अदर मीन्स। एक ये तरीका हो गया आपके लिए जो काम है। मैनेजर सुपरवाइजर का क्या है, मैनेजर सुपरवाइजर मोस्टली क्या होता है हमारी इंडस्ट्री में, कोई किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से पढ़ के नहीं आता। जैसे इंजीनियरिंग में क्या होता है, एक ने सॉफ्टवेयर सीखा, एक ने जावा सीखा, एक ने पाइथन सीखा है, तो हम उस जावा वाले कंपनी में स्कूल में जाके या कॉलेज में जाके उसको हायर कर लेते हैं, तो उसको बेसिक पता है। यहाँ पे मैनेजर सुपरवाइजर कैसे होते हैं कि भाई किसी ने एक एजेंसी में काम किया, फिर दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे में गया, और ऐसे चेंज हो रहा है, तो वो कई कल्चर्स का मिक्सचर है।
जिस एजेंसी ने जिस तरह से उसको सिखाया, ट्रेन किया, वही चीज़ वो यहाँ पे लेके आएगा। तो आप क्या कर रहे हो आने वाले समय में, आप एक मैनेजर रख रहे हो जो 4 साल एक्सपीरियंस है, दूसरा रख रहे हो जो 10 साल एक्सपीरियंस है, तीसरा है जो एकदम मैच्योर है, अभी ज्वाइन कर रहा है मैनेजर लेवल पे। सबका काम करने का तरीका अलग है, और सबके हिसाब से उनका काम करने का तरीका सही है, क्योंकि सालों साल वो वही करते आ रहे हैं। प्रॉब्लम आपको होगा कि इन सबको एक जगह अपनी कंपनी में फिट करना मुश्किल है। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा कि आपके ये तरीके हैं काम करने के, आप इस तरह से करते हो, पर ये मेरा तरीका है, तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2, सॉरी, तरीका नंबर 2 एंड तरीका नंबर 3। तरीका नंबर 1 क्या है कि जो भी मैनेजर हो, चाहे वो सालों साल से हमारे एजेंसी में काम कर रहा है या फिर आज आज आया है, सभी मैनेजर हर साइट मिनिमम 4 बार विजिट करेंगे, चाहे कंप्लेंट हो या ना हो। सिंपल है, ये क्लियर है ना? चाहे नया सुपरवाइजर मैनेजर हो या फिर सालों साल आपके वहाँ काम कर रहा है, रूल सिंपल है। 3 चीज़ मुझे आपसे चाहिए, 4 बार विजिट करना है, जो विजिटिंग वाली बात हो गई यहाँ पे। और विजिट करते ही क्लाइंट को आपको नोटिफाई करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का मदद लीजिए या मैनुअली नोटिफाई करिए कि स्टाफ वहाँ पे, आपका मैनेजर वहाँ पे आ गया है। क्योंकि आपका मैनेजर ऑड टाइम में विजिट करता है, सुबह, अर्ली सुबह, इवनिंग में, और कई बार वो क्लाइंट को जाके डिस्टर्ब नहीं कर सकता, और क्लाइंट को लगता है कि कोई आता नहीं आपके वहाँ से, आपने एक बार काम ले लिया तो यहाँ पे कोई देखने नहीं आता, हमको सब गार्ड्स को संभालना है, राइट? तो आपको नोटिफाई करना पड़ेगा। एक ये काम हो गया। दूसरा, जब भी आप साइट पे जाओगे, आपको रिपोर्ट सबमिट करना है कि वहाँ पे क्या हुआ। आपने जो भी किया, आपने चाय पिया, आपने नाश्ता किया, वो भी लिख दो, पर मुझे लिखित में दे दो वहाँ पे आपने क्या किया। इससे होगा ये कि आपके पास डेटा आएगा कि समझो 4 आदमी आपके पास हैं टोटल, दिन में 5 रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, राइट? 1 सेकेंड। ये सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, ओके, जो ऑलमोस्ट दिन का 20 रिपोर्ट हो जाएगा, और 30 दिन के आपको यहाँ पे कितने रिपोर्ट हो गए, इंटू 30, 600 रिपोर्ट। तो एक महीने में 600 रिपोर्ट आपके पास आ रहे हैं। अब इसमें आप एनालाइज कर सकते हो कि कंप्लेंट के कितने रिपोर्ट हैं, यूनिफॉर्म इशू के कितने रिपोर्ट हैं, क्लाइंट से मिलने के कितने रिपोर्ट हैं, पता तो चले आपके बंदे काम कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई साइट पे विजिट करो, रिपोर्ट सबमिट करो। तीसरा आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, राइट? ये तरीके हैं क्लाइंट रिटेन करने के। अगर आपके मैनेजर्स हर साइट पे मिनिमम 4 बार जा रहे हैं, तो क्लाइंट, और क्लाइंट अवेयर है कि आपके मैनेजर्स आ रहे हैं, तो क्लाइंट को कंप्लेंट जो भी होगा वो वहीं पे ही सॉल्व हो जाएगा। वरना डायरेक्टली आपको एक दिन कॉल नहीं आएगा कि कल से अपनी एजेंसी हटा लो, ये वाला कॉल नहीं आएगा, क्योंकि आपने बहुत ऑप्शंस दिए अपने क्लाइंट को, अपने कंप्लेंट, अपने इश्यूज को रिपोर्ट करने के लिए। ओके, उसके बाद कंप्लेंट रिसीव करने का तरीका और उस पर फॉलोअप करने का तरीका होना चाहिए। क्लाइंट रिटेंशन में कंप्लेंट होगा 100%, नो डाउट, सर्विस कंपनी है, कंप्लेंट होगा। ठीक है, आप होटल में जाते हो, कोई कंप्लेंट होता है, आप रिसेप्शन पे जाते हो, वहाँ पे रिसॉल्व होता है। आपकी कंपनी में कैसे लोगों को कहाँ पहुँचना है, किस नंबर पे कॉल करना है, कैसे रिजॉल्व होगा, उसका प्रोसेस आपको बनाना पड़ेगा, राइट? उसके बाद वो कंप्लेंट सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, उसका प्रोसेस। तो आपने व्हाट्सएप नंबर दे दिया, हेल्पलाइन नंबर दे दिया क्लाइंट के लिए, और हर कम्युनिकेशन में, अपने बिल में, अपने ईमेल के नीचे, ये हमारा कंप्लेंट नंबर है, एक सिंगल नंबर, जो नंबर आप मेक श्योर करिए कि सालों साल सेम रहे। तो जो भी कंप्लेंट आएगा, क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट सीधे आपको कंप्लेंट करेगा, आप आपके ऑफिस से वो आपके फील्ड तक जाएगा। तो आपके पास एक कंप्लेंट का डेटाबेस बनते जाएगा कि किस तरह के कंप्लेंट्स हमारे पास बार बार आते हैं, और उस पर फॉलो। एंड ऑफ द डे हम सर्विस कंपनी है, सर्विस पे ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ कहने से कि हम सर्विस अच्छा कर रहे हैं, वो रिटर्न में मालूम पड़ना चाहिए, क्लाइंट हमको फीडबैक में लिखना चाहिए कि हाँ सर्विस हमारी अच्छी है। ठीक है, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो एक बार कह सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट सभी को कर देता हूँ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, देन विल मूव टू अदर पॉइंट्स।
एनी क्वेश्चन एनीवन? यहाँ तक कोई डाउट? मैं थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और आप देखिए कि आपके बिजनेस में क्या इम्प्लीमेंट हो सकता है। हाँ सर, क्लियर है सर। क्लियर है? क्लियर। थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। मूविंग योर नेक्स्ट पॉइंट, एनुअल इंक्रीमेंट। कितने लोगों को इंक्रीमेंट पसंद है? सभी को पसंद है। अब मुझे सिर्फ चैट में लिख के बताइए, चैट मैंने सबके लिए ओपन रखा है। आपके पास जितने भी क्लाइंट हैं, क्या आप उनको हर साल इंक्रीमेंट के लिए लेटर भेजते हैं, ऐसा है कि नहीं है? या सिलेक्टिवली भेजते हैं कि कुछ क्लाइंट को इंक्रीमेंट के लिए पूछते हैं जहाँ पे लॉस हो रहा है या फिर पैसे नहीं बढ़ रहे हैं या कंप्लायंस के हिसाब से बढ़ाना पड़ रहा है, और बाकी कुछ क्लाइंट है कि ठीक है यार वहाँ पे चल रहा है, साइड एक ही बंदा है, दो बंदे हैं, चल रहा है ऐसे। आप सभी साइड पे भेजते हैं इंक्रीमेंट लेटर? यस या नो में आप बताइए टाइप करके। सिलेक्टिवली करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि सामने वाला इंक्रीज नहीं करेगा। ये बड़ा रीज़न है कि सामने वाला नहीं बढ़ा के देगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम पूछेंगे नहीं। और हम क्या करेंगे, साल में एक महीना, या तो जनवरी फरवरी मार्च हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर हो सकता है अप्रैल से लेके मार्च तक का, या दिवाली का टाइम हो सकता है, या न्यू ईयर का टाइम हो सकता है, एनी टाइम, या फिर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने का टाइम हो सकता है। क्लाइंट चेंज द सिक्योरिटी, नहीं सर, पूछने से कोई चेंज नहीं करता सर। हमें डर लगता है, और वो डर लाजमी कि हम अगर फोर्स करेंगे, नहीं सर हमको पैसा बढ़ा के दो, बोले भाई हमारे पास 10 ऑप्शन और है, टेबल पे 2 कोटेशन और बढ़ा है, तो पीछे हट जाओ अगर नहीं छोड़ना है क्लाइंट तो। पर पूछने से क्या होगा, आपका प्रोसेस तो बनेगा। आप कितने लोगों को छोड़ोगे वहाँ पे? जैसे कि एक नंबर लेते हैं, हाइपोथेटिकल नंबर लेते हैं, हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, हम एकदम वन टू वन क्लाइंट्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक नंबर लेते हैं, आप मेरे पास 50 क्लाइंट हैं, छोटे बड़े सब मिला के, एक एक गार्ड वाले भी। तो मैंने क्या किया, मेरे में ना 20% का रेशियो लेते हैं। 20% का रेशियो लेते हैं कि 20% जो हमारे क्लाइंट हैं वो अच्छे क्लाइंट हैं, मतलब जो अच्छा पैसा देते हैं, अच्छा स्टाफ है वहाँ पे, यानी कि 10 लोग। और 40 लोग इंडिविजुअल साइट्स, दो दो तीन तीन चार चार लोग हैं वहाँ पे, जो शायद बढ़ा के नहीं देंगे। तो हम क्या करते हैं, सारा फोकस यहाँ पे होता है, या दिवाली पे पूछ लो सर इंक्रीमेंट कर दो, तो 5 में 10 में से मे बी 5 लोग ने आपको इंक्रीमेंट कर दिया, यही होता है कुछ आसपास। अब हमें क्या करना है, सेकंड सिनेरियो में हमको इनको भी पूछना है, एक प्रॉपर लेटर लिखना है, और लेटर आपके बिल के साथ दे देना है, और 2 से 3 फॉलोअप करना है। सर अगर 500 रुपये बढ़ जाए, 200 रुपया बढ़ जाए, 300 रुपया बढ़ जाए पर हेड, क्या प्रॉब्लम है? आपका इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है ना, 6% 7% से। तो 2 साल पूछोगे, 3 साल पूछोगे, चौथे साल तो बढ़ ही जाएगा। तो इनमें से पूछने से अगर 5 लोग ने भी यहाँ पे हाँ बोला है, यहाँ पे तो 50% है, यहाँ पे तो वो भी नहीं है, तो भी आपका 5 एक्स्ट्रा क्लाइंट्स हैं जो आपके पैसे बढ़ा रहे हैं। अब ये क्यों नहीं बढ़ पा रहे 5 लोगों का? क्योंकि हम यहाँ पे इंक्रीमेंट जो है वो पूछ ही नहीं रहे हैं वहाँ पे, एज्यूमिंग कि क्लाइंट नहीं बढ़ाएगा, जो शायद सच हो सकता है, बट देर आर क्लाइंट्स जो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस क्या होगा, आप कंपनी में एक पेपर बनाओगे, पेपर में लिखोगे अपने, जो स्टाफ आपका बिल भेजता है उसको क्या लिखोगे, भाई दिवाली में आपको मेरे 50 क्लाइंट हैं, 50 क्लाइंट के ये ईमेल आईडी है, राइट, ये लेटर का फॉर्मेट है, इसको आप लेटर को ईमेल करिए, और इस लेटर का प्रिंट निकालिए। ये प्रोसेस बता रहा हूँ मैं आपको फटाफट। प्रिंट निकालिए, सुपरवाइज़र या मैनेजर के साथ भेजिए क्लाइंट के पास, और क्लाइंट के पास जाने के बाद सिर्फ 3 फॉलोअप करिए, और उसका रिपोर्ट अपडेट करिए कंपनी ओनर को। एक बार चैट में लिखिए, ये प्रोसेस फॉलो अगर आप करेंगे मंथ ऑफ नवंबर फॉर दिवाली, मे बी दिसंबर फॉर न्यू ईयर, तो कितना चांस है कि इसमें से कोई ना कोई क्लाइंट आपके पैसे कुछ ना कुछ बढ़ा के दे देगा। पॉसिबिलिटीज़ है, बिकॉज हम पूछ नहीं देते, अभी पूछ रहे हैं। तो एनुअल इंक्रीमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछना और पूछ के बढ़ाना, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे आपके पास एक क्लाइंट हो या 2 क्लाइंट हो। जो कल्चर आप सेट करोगे अभी, आगे चल के भी वही कल्चर सेट होगा।
ओके। फिफ्थ पॉइंट इज वर्किंग कैपिटल। इस पे थोड़ा बहुत नॉलेज मेरा है फाइनेंस के हिसाब से, बट मैं ज़्यादा इसमें कुछ बताऊंगा नहीं। कि एक चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे ना फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। क्लाइंट से डिले पेमेंट होता है, या फिर पेमेंट साइकिल ही फिक्स होता है पहले से, 3 महीना, 4 महीना, 2 महीना, राइट। और सैलरी आप हर महीना पे नहीं करोगे तो आप एज्यूम नहीं कर सकते हो कि स्टाफ आपके साथ बना रहेगा, राइट। तो पेमेंट्स के डेट्स रखने साइड वाइज, अपने स्टाफ को बोलना है। ये आपका आइडियल सिनेरियो होना चाहिए जब सारे पेमेंट्स प्रॉपर टाइम पे आ रहे हैं। आप क्या करोगे, लेट मी यूज अ पेन, वेट। आप बैठोगे अपने फाइनेंस वाले के साथ, या खुद सैलरी पे करते हो तो लिस्ट बनाओगे क्लाइंट का, क्लाइंट 1, 2, 3, 4। यहाँ पे लिखोगे पेमेंट आता कब है। 15 को आता है, सोसाइटी है 7 को आ जाता है, कॉर्पोरेट है 30 दिन के बाद आता है, इसका मेरे को आता है 45 डेज के बाद। ठीक है। अब इसका लिखोगे सैलरी डेट। इन स्टाफ को बोल दोगे भाई हम आपको 10 तारीख को सैलरी दे देंगे, 10 तारीख को दे देंगे। इनको बोलोगे आपको 15 को सैलरी मिलेगा। इनको बोलोगे आपको हम 25 को सैलरी देंगे। इनको बोलेंगे डिले हो सकता है। पहले से एक्सपेक्टेशन सेट कर दोगे, ये साइड पे क्लाइंट पे डिले होता है लेकिन आपको पेमेंट मिल जाएगा। ये 45 डेज में दे रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 45 डेज के बाद सैलरी दोगे। कोई 60 को दे रहा है तो आप 65 डेज के बाद सैलरी दोगे, राइट। तो आपको यहाँ पे मैनेज करना है एक्सपेक्टेशन, और बाकी जगह पे आपको यहाँ पे 30 डेज कर देना है, 15 डेज कर देना है वेटिंग पीरियड, दैट्स इट। पर आपके माइंड में एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए कि किस साइड के बंदे को कब पेमेंट करना है। ऊपर नीचे होता है बिजनेस, इट्स पार्ट एंड पार्सल। पर ये स्टैंडर्ड बना रहेगा तो इससे बेनिफिट क्या होगा, एक तो आपके माइंड में रहेगा पीस ऑफ माइंड कि हम हमारा सैलरी इस साइड का इस दिन को जाता है, राइट। स्टाफ को भी क्लैरिटी रहेगा, तो बार बार स्टाफ चेंज होने पर सिखाना नहीं पड़ेगा। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है, जिसका 80-90% जिसका सैलरी बनता है, उसके मन में प्रिडिक्टेबल रहेगा कि मुझे कब सैलरी मिलता है। और जितना प्रिडिक्टेबिलिटी आप दे सकते हैं, स्टाफ उतना रिटेन होगा, उतना कम आपको हेडेक करना पड़ेगा, उतना कम आपको रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा। प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए हमें। रहता है ना, अगर आप जॉब पे रहते, अगर 7 तारीख को सैलरी आ रही है तो आप चाहोगे कि मेरे 7 को मैसेज आ जाए शाम तक। उस तरह का अगर कल्चर बना सकते हैं, नॉट इफ विथ 100% साइड, मे बी 50 से स्टार्ट करिए, 70% से करिए, देन रीच आउट टू 100। जैसे जैसे आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ता जाएगा, राइट। ओडी वगैरह से बचिए। अगर आपका क्लाइंट बहुत स्ट्रांग नहीं है तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज इट्स अ लोन, एक ट्रैप है। अगर क्लाइंट आपका स्ट्रांग है तो आप ये सब फाइनेंस यूज़ कर सकते हैं, ओडी, लोन, सीसी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको श्योरिटी है कि इतने दिन बाद, हिस्ट्री आप देख रहे हो क्लाइंट की, इतने दिन बाद आपका पेमेंट आ रहा है, और जैसे जैसे आपको इनकम आता है। मैं एक क्लाइंट से मिला था, उन्होंने क्या किया था, अपने इनकम का जो बहुत ही स्लो तरीका है बट बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, वो अपने प्रॉफिट में से 50,000 रुपया वो हर महीना साइड करते थे। उसका बना लिया उन्होंने एफडी। और अगर कोई क्लाइंट आएगा तो उनका जमा हो गया था कुछ 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख जमा हो गया था, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख जमा हो गया था 2 साल 3 साल में। हैबिट उन्होंने बना लिया था कि भाई पैसे बिजनेस में सेव कहाँ करने। जैसे कोई हाउसिंग सोसाइटी होता है, वो पैसे अपने एफडी में सेव करता है कि भाई मेंबर से मुझे पैसा मिला, लेट मिला, फास्ट मिला, मैंने उठा के एफडी में रख दिया, जब मुझे काम लगेगा तब मैं उसको रिपेयर मेंटेनेंस के लिए यूज़ करूंगा। उसी तरह से उन्होंने क्या कर दिया, एफडी बना दिया, एफडी में इतने पैसे जमा हो गए। अब वो अगर कोई अच्छी क्लाइंट आती है जो 10 लाख तक का मंथली बिलिंग है या 5 लाख का मंथली बिलिंग है, वो कॉन्फिडेंस के साथ वो क्लाइंट उठा सकते हैं, बशर्ते उनको पता हो कि क्लाइंट अच्छा है, पेमेंट टाइम पे देगा। तो उसकी जो फाइनेंसिंग है सैलरी का स्टाफ का, वो अपने एफडी से एफडी पे ओडी लेके कर सकते हैं। क्लियर है? ये छोटा सा ट्रिक है बट स्लो मेथड है। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग आप करोगे तो आप वो प्रॉफिटेबल नहीं है, रिस्की है, बट लोग करते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। बट ये एक मेथड एक एजेंसी ओनर ने मेरे साथ शेयर किया था, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन कॉस्ट को कम करना है, इसमें तो बहुत से सेशंस हम ले चुके हैं। जो प्रॉब्लम है आपको सुपरविजन के कॉस्ट हैं, वो क्लाइंट आपको नहीं देता है, राउंडर्स आप भेजते हो। अगर एक 15,000 का राउंडर आपने रखा है, राइट,
तो पर डे उसका कॉस्ट पड़ता है आपको 500 रुपया। यानी कि अगर वो ऑफिस में आके चाय पिएगा, कुछ नहीं करेगा, तो 500 रुपया खर्च होगा। वो 5 राउंड लगाएगा तो 100 रुपया पर राउंड का आपको कॉस्ट पड़ेगा। तो हर एक चीज़ का कॉस्ट आपको पड़ता है जो क्लाइंट आपको नहीं दे रहा है। तो आपको क्या करना है, राउंडर्स का जो हायरिंग है उसको मेंटेन रखना है। अब पहले का ऐसा था कि अगर 50 स्टाफ है तो 2 राउंडर रखेंगे, 100 स्टाफ है तो 4 राउंडर कर देंगे, तो राउंडर राउंडर बढ़ते जाते हैं आपके, और ये राउंडर्स आपके पेरोल पे होते हैं। तो आपको इसको कैप करना है, आपको यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ करना है। जैसे आजकल लोग जुगाड़ करते हैं ना, व्हाट्सएप पे फ़ोटो मंगा लेते हैं स्टाफ एक्टिव है या नहीं, उस तरह का कुछ जुगाड़ अगर आपका बजट नहीं है। अदरवाइज जो सिस्टम है, स्मार्ट सुपरवाइजर या ऐसे कुछ एप्लीकेशन या इन हाउस आपके पास है, वो यूज़ करिए, ताकि राउंडर का जो काम है वो टेक्नोलॉजी की मदद से आप कंट्रोल कर पाए, और उसके ऊपर डिपेंड न रहें साइट मेंटेन करने के लिए। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा फिर, आपका जो डिडक्शन होता है क्लाइंट के साथ, चोरी हो गया, लॉस हो गया, अटेंडेंस प्रॉपर 100% नहीं है, एब्सेंटिज्म है, वो सब कॉस्ट होता है आपका, वो सब आपका बच जाता है यहाँ पे। राइट, लेट्स सी सोल्यूशन में क्या लिखा है मैंने यहाँ पे। ओके, स्मार्ट सुपरवाइजर एवरीवन नोज। ओके, ठीक है, ये एक तरीका है आपका ऑपरेशन कॉस्ट बचाने का। अच्छा, रिटेन रिटेन करने में एक पॉइंट में भूल गया था यहाँ पे। रिटेन करने में आपका जो महीने का, आप क्या करिए, आपका समझिए 50 क्लाइंट है और 30 का महीना है, तो कितना आ गया ड्यूटी, ये 50 इंटू, मान के चलिए कि हर साइड पे एक ही स्टाफ है, आपका 1500 का बिलिंग होगा, 1500 डेज का बिलिंग होगा। अगर यहाँ पे 5 लोग एब्सेंट होते हैं बिकॉज आप रिटेन नहीं कर पा रहे हो स्टाफ को, यानी कि आपका लॉस कितना हो गया पूरे महीने का, 30 × 5, 150 डेज का लॉस हो गया। अब ये ऐसा लॉस है कि जो आप कमा सकते हैं लेकिन आप कमा नहीं पाए, क्योंकि आपने वहाँ पे स्टाफ, आपका जो स्टाफ है, आपका राउंडर्स है, वो वहाँ पे डिप्लॉय नहीं कर पाए। ये प्लेट पे पैसा पड़ा था लेकिन हम ले नहीं पाए क्योंकि हमारे पास स्टाफ नहीं था, सीजनल नेचर की वजह से, या गार्ड्स रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लॉस आप देखोगे हर महीने का, फ्रॉम द मंथ ऑफ जैन टिल दिसंबर, पूरे एक साल का कैलकुलेट करोगे तो ये लाखों रुपए में आएगा, हज़ारों में नहीं, लाखों में आएगा। आप देखिए कि जैन मंथ में आपके कितने गार्ड्स थे, इनटू मंथ, मंथ जो है उसमें मल्टीप्लाई करिए 30, 31, और एक्चुअल अटेंडेंस कितने का बिलिंग हुआ, माइनस आएगा, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए एवरेज कॉस्टिंग के साथ। ऐसे करके पूरे 12 महीने का टोटल करिए और देखिए कितने लाखों रुपए का नुकसान हुआ, जस्ट बिकॉज हम स्टाफ को रिटेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये कॉस्ट बचाने का दूसरा तरीका है। इससे आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा अगर ये सॉल्व कर पाएंगे आप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉस मेकिंग साइट से हटना है हमें। अगर कोई ऐसा क्लाइंट आपको मिलता है शुरुआत के दिन में जो आपको बहुत कम मार्जिन में काम दे रहा है, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत ले रहा है, और आपको प्रॉफिट वहाँ पे नहीं हो रहा है, तो एक लेवल के बाद आपको उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा अपने कंपनी से। अगर वो समझो प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, 2-2 3-3 महीना पेमेंट रुक रहा है, उसमें भी डिडक्शन हो रहा है, तो एंड ऑफ द डे आपका वर्किंग कैपिटल वहाँ पे स्टक हो जाता है। आपको ऐसे 2-4 क्लाइंट को आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करना पड़ेगा, ताकि आपकी गार्ड्स, राउंडर, सुपरवाइजर, आप खुद और आपके पैसे किसी अच्छी जगह यूज़ हो पाए। तो शॉर्ट टर्म में तो लॉस लगेगा कि अरे मेरे क्लाइंट निकल गए, आगे चल के पैसा बनाते। प्यार से एक लेटर लिख के देना, सर हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हम सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न हम आपके साथ काम नहीं कर सकते इस समय, फ्यूचर में रहेगा तो यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट अस। डिग्निटी के साथ पीछे आ जाना है, रादर देन सफ़र करना है जस्ट टू मेक श्योर कि हमारा काम बना रहे। तो शॉर्ट टर्म में आपको नुकसान होगा, पर लॉन्ग टर्म में जो आपको पीस ऑफ माइंड और जो रिसोर्सेज मिलेंगे, इट विल 110% बेनिफिट यू। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे डिस्कस करना था सभी के साथ। 8वां पॉइंट है आपके ऊपर, आपके पास कोई सजेशन है, कोई एक्सपीरियंस है, यू कैन शेयर, राइट, लेट मी नो, एंड द फोरम इज़ ओपन फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स। कोई क्वेश्चन है आपके पास, कोई सवाल है, या कोई सजेशन है प्रॉफिट बढ़ाने को लेके, आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। Sir, good evening, sir. Henry from Chennai, sir. यस, सर इसमें फीडबैक, जो क्लाइंट के फीडबैक आपने एक फॉर्म बोला था, इसको फॉर्मेट
कुछ आप शेयर कर सकते हो सर? मैं कर देता हूँ आपको, यस। ओके, थैंक यू सर। और मैं हॉस्पिटल में गार्ड्स लगा हुआ, लेकिन उनका जीएसटी हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल में जीएसटी एक्सेम्प्टेड है या कुछ उनसे लेटर वो लेना क्लाइंट पड़ेगा? आपको बताएगा। आई थिंक सो, जीएसटी एग्जाम्प्ट है, वो क्लाइंट आपको बताएगा, उसमें आपको ज़्यादा नहीं करना है, आपको रिटर्न में क्लाइंट से ले लेना है, ताकि कल को जीएसटी का अगर आपको नोटिस आता है तो यू कैन शो दैट लेटर कि क्लाइंट ने हमको बोला था और उसको हम चार्ज नहीं कर रहे हैं। कॉलेज की भी वही है ना सर? कॉलेज स्कूल्स की भी वही है? सेम। सेम। राइट सर, राइट सर, ये ठीक है सर, बस इतना ही पूछना सर। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट ग्रेट। आपको मैं फीडबैक फॉर्म का लिस्ट दे देता हूँ। एनी वन हैज़ एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू। फीडबैक फॉर्म। हेलो सर। हाँ जी। बोला कि आपका जो स्मार्ट सुपरवाइजर जो ऐप है ना, उसके बारे में एक बार बोलिएगा। आपसे मेरी बात हुई है, राइट? हाँ हाँ हाँ, हुआ था। हाँ, तो उसको आपको कुछ जानना है स्पेसिफिक, लेट मी नो, मैं यहीं पे हाँ आपको बता दूँ। हाँ, इससे मुझे ऐप के मतलब जो जो अभी अपडेटेड जो फीचर्स है वो मुझे थोड़ा सा जानना है, और कैसे परचेस करना पड़ेगा ये मुझे थोड़ा सा जानना चाहिए। एप्लीकेशन ऐसे काम करता है, क्यों मेरी आपसे बात हुई है ना, हम एप्लीकेशन सेल नहीं करते। एप्लीकेशन एक टूल है, तो हम आपके साथ हम्म। बैठते हैं, आपके कंपनी के जितनी भी प्रोसेस है उसको निकालते हैं, अभी क्या यूज़ कर रहे हो, आपको क्या यूज़ करना है, और उसके बीच में अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। मेरा एप्लीकेशन भी उसका पार्ट है और बाकी चीज़ें भी है। तो इट्स मोर ऑफ अ वन टू वन टाइप ऑफ कंसल्टेशन। हम ऐसे सॉफ्टवेयर पहले बेचते थे जहाँ पे एक प्राइस टैग था, पर साइड इतना चार्ज करेंगे, पर गार्ड इतना चार्ज करेंगे, पर अब वो नहीं करते हम, क्योंकि हम बहुत कम लोगों के साथ काम करते हैं, बट मेक श्योर कि उनका प्रॉफिट, उनका क्लाइंट बढ़े। अगर आपको करना है तो मैं एक लिंक शेयर करूंगा आफ्टर फीडबैक फॉर्म, आप मेरे साथ एक मीटिंग बुक कर सकते हो। विल सिट फॉर हाफ एन आवर, 1 आवर, जो भी टाइम रहेगा, विल अंडरस्टैंड एंड देन विल शेयर द प्राइसिंग। और एक चीज जानना चाहता हूँ, पासारा के लिए आपका कुछ कोई है जो मतलब कर पाएगा कंसल्टेंसी फर्म? आप कहाँ से, आई थिंक सो वेस्ट वेस्ट। बंगाल से हैं, हाँ इफ आई एम हाँ, नॉट रॉन्ग। वेस्ट बंगाल। ओके ओके। आई हैव 2 3, मतलब मेरे पहचान में है, मैं उनका नंबर आपको शेयर करूंगा, आप उनसे एक बार हम्म। बात कर सकते हैं। जी जी, थैंक यू। राइट। यस। हम्म। ये मैंने फीडबैक फॉर्म का लिंक भेजा है, इट्स अ वर्ड डॉक्यूमेंट, आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं, यू कैन मेक अ कॉपी ऑफ दिस। हाँ, थैंक यू वेरी मच सर। यस यस। एंड दिस इज़ द फॉर्म फॉर द मीटिंग। इसको अच्छे से फिल करिए, कुछ क्वेश्चंस हमने पूछे हैं, वो क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर करिए, देन वी कैन मीट ऑनलाइन। ठीक है सर। यस। मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ।